मारपीट करते हैं, पुलिस वाले मिले हुए हैं। तो मैंने उनसे यही पूछा कि आपके पास कोई मतलब आपने क्या कोई कंप्लेंट की है पुलिस में? तो पहला स्टेप तो यही होता है कि आप एविडेंस के साथ, क्योंकि आपको कुछ एविडेंस भी तो देने होंगे, और पुलिस में आप शिकायत करेंगे, और शिकायत भी आप ये करेंगे कि आरटीआई आवेदन और उसकी कॉपी लगाएंगे कि यह आवेदन था, और इस आवेदन को करने के बाद मुझे इस व्यक्ति ने, और ये इसका प्रूफ है कि इन्होंने मुझे धमकाया है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और नहीं करते हैं, उसके बाद सीधे आप उस मैटर, उस कॉपी को लेकर के, जो अगर स्टेट का मामला है तो राज्य सूचना आयोग, और सेंटर का मामला है तो CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जाइए। वहाँ पर आप वो पूरा जो पुलिस में आपने कंप्लेंट दी थी, जो FIR नहीं की है, उन लोगों ने दर्ज नहीं की है, और साथ में जो भी आपने दिया था उसकी पूरी कॉपी लगाइए, और साथ में कंप्लेंट करिए कि इस मामले में जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको ऑर्डर दें, उनको एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करें। ऐसा हम लोगों ने किया भी है। इस तरह की धमकाने की शिकायतें आती हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन सारे चीफ सेक्रेटरीज को और DGPs को गया हुआ है इस मामले में। पुराना नोटिफिकेशन है वो, और उसमें स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी अगर धमकाने का कोई अगर मैटर आता है तो उसमें पुलिस को तुरंत उसमें कार्रवाई करनी है, ये ऑर्डर है। तो उसकी कॉपी भी लगा करके वो उस पर हम लोगों ने किया भी है यहाँ मध्य प्रदेश में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप उसमें इस तरह से आगे कार्रवाई करें। राहुल सर, गांधी सर, आप दोनों से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ सर। आप तो पूर्व में सूचना आयुक्त रह चुके हैं और आप अभी वर्तमान में सूचना आयुक्त हैं सर। मेरे साथ अभी 10 दिन पहले एक वाकया हुआ है राजस्थान सूचना आयोग में। वो लक्ष्मण सिंह जी जो सूचना आयुक्त है, उन्होंने एक निर्णय दिया। मैंने ये लिखा था, निरीक्षण के पश्चात मुझे चयनित प्रतिलिपियां दिलाई जावे, लेकिन उन्होंने इस तरह का कोई भी आदेश नहीं दिया। उन्होंने क्या अपने आदेश में अंकित किया है कि अपीलार्थी अपने एक ही आवेदन में निरीक्षण और उसके पश्चात प्रतिलिपियों की डिमांड नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरा एक अन्य जो आदेश है किसी और के लिए दिया, तो उसमें ये लिखा है उन्होंने कि अपील तदनुसार सूचना की अधिकार अधिनियम 2000 की भावना को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी को निश्चित समय पर अपने यहाँ पंजीकृत पत्र से बुला ले और रिकॉर्ड का अवलोकन करवाकर 80 पृष्ठ तक जो भी है उसी दिन अदो प्रमाणित करके उसको दे देवे। तो ये सब दो तरह का उन्होंने आदेश दे दिया। मुझे तो ये कहा है कि आप निरीक्षण के पश्चात प्रतिलिपियां नहीं ले सकते। दूसरी तरफ एक किसी आदेश में ये लिख के दे रहे हैं कि निरीक्षण के पश्चात इसको प्रतिलिपियां दे दो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर? आपसे निवेदन है, आप इस बारे में जानकारी प्रदान करावें। इसके सामने तो सिर्फ एक ही रास्ता कानूनी तौर पर बचता है, हाई कोर्ट में जाए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ जाइए, मगर कानूनी तौर पे मेरे हिसाब से तो एक ही रास्ता है इसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर कुछ मैं बोलना चाहूंगा सर। अभी चर्चा हो रही थी जिस तरह से कि RTI एक्टिविस्टों के बारे में, तो मैंने अभी आपको एक स्क्रीन शेयर करके दिखाया है। यहाँ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह थे, उन्होंने श्री दिग्विजय सिंह जी ने एक ट्वीट किया हुआ था। वो ट्वीट का मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा था यहाँ पर। मैं दोबारा उसको वो करूंगा, आप देख सकते हैं। ये मैटर भास्कर प्रभु जी ने भी शेयर किया था, अभी फेसबुक में एक दिन हमने देखा था। 10 RTI activists killed or assaulted since COVID lockdown in March 2020. As usual, no one cares. It is very disturbing to note that RTI activists are being killed. What happened to their Protection Act, which anyway, some government wanted to enforce. They have to be protected. तो अभी ये इशू उन्होंने रेज किया। मतलब मुझे तो अच्छा लगा, मैंने इसलिए भी आपको शेयर किया क्योंकि अच्छा लगा कि कम से कम कोई राजनेता भी इस दिशा में बात कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसी बातें थोड़ा सा कम करते हैं। तो यदि इनके दिमाग में है तो शायद ये कुछ करें और इस तरह से एक बनना चाहिए। और ये जिस तरह से आपने देखा कि लॉकडाउन के दौरान इस तरह से घटना है, तो ये तो बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है और हम सबको ही डे टू डे इसको फेस करना पड़ रहा है। तो इसका तो कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है। अब ये कुछ नीति राष्ट्रीय स्तर से बने और इसका कुछ समाधान हो, तभी अपन कुछ इसके लिए समझ सकते हैं। हमारे बीच में नित्यानंद जी हैं। नित्यानंद सुन पा रहे हैं? आप संसद जी रुकिए, हम क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं। नित्यानंद जी सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए। नित्यानंद जी सुन पा रहे हैं? जी जी। अब आप हाई कोर्ट जबलपुर में एक वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पे भी कार्य करते हैं। आपने बहुत
जी हाँ जी। शिवानंद जी बोलिए। और बहुत सारे मामले आपके पास, हाँ जी जी, बहुत सारे मामले आपके पास आते रहते हैं। तो थोड़ा सा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे जानना चाहेंगे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कि किस तरह से मामले आपके पास आते हैं जिसमें मतलब आप तो केसेस भी बहुत सारे डील कर रहे हैं जो कि सूचना आयोग से संबंधित हैं। उनके आदेशों पर जो लोग एक स्टे लेने का प्रयास करते हैं, स्टे ले रहे हैं, और आप उन स्टे के विरुद्ध भी कुछ आवेदकों के मैटर डील कर रहे हैं। तो किस-किस प्रकार के मामले आपके पास आ रहे हैं इस समय और कैसे आप ये डील कर रहे हैं? मतलब सूचना आयोग से संबंधित, आरटीआई से संबंधित, थोड़ा-सा इस पे प्रकाश डालें। देखिए मुख्य तौर पे तो जिन लोक सूचना अधिकारियों के खिलाफ माननीय आयोग द्वारा पेनाल्टी इम्पोज की गई है, वो लोग ज्यादातर यहाँ पे अपील पे जाते हैं और अपील पे आते हैं और नॉर्मली सबको स्टे माननीय उच्च न्यायालय से मिल जाता है। तो उनकी एक बहुत बड़ी संख्या है इस तरह के मामलों की जिसपे मैं जिन लोगों ने आरटीआई आवेदन लगाया था उनकी तरफ से नोटिस होने के बाद मैं उपस्थित हुआ हूँ। कुछ मामलों में मैं कैवियट पे भी आया हूँ अपीलकर्ताओं की तरफ से, जिसपे लोक सूचना अधिकारी हाई कोर्ट आए थे, उनके खिलाफ जो पेनाल्टी लगी थी उसके विरुद्ध। कुछ मामलों पे हम लोगों को सफलता भी मिली है और स्टे माननीय न्यायालय द्वारा नहीं भी दिया गया है, लेकिन अधिकतर मामले वही हैं जिसपे लोक सूचना अधिकारी अपने विरुद्ध लगाए गए पेनाल्टी के विरुद्ध यहाँ अपील करते हैं। अभी भी जो लोग सूचना के अधिकार में काम कर रहे हैं लोग, वो आयोग के निर्णय के विरुद्ध माननीय न्यायालय में नहीं आ रहे हैं। ऐसे कुछ ही मामले होंगे, 2 4 6 मामले होंगे जिसपे लोग हाई कोर्ट जाते हैं आयोग के निर्णय के विरुद्ध, और ज्यादातर मामलों में लोक सूचना अधिकारी जिनके खिलाफ पेनल्टी है वही मामले माननीय न्यायालय में आए हुए हैं। शिवानंद जी। जी, नित्यानंद जी, तो इसको ऐसा भी समझा जाए। नित्यानंद जी, मैं एक छोटा चीज आपके लिए शेयर करना चाहूंगा। पेनल्टी के अगेंस्ट कोई जाता है, वो रिट में आ सकता है क्या? इज दैट पार्ट ऑफ रिट जुरिस्डिक्शन एट ऑल? दूसरा कि अगर स्टे देता है कोर्ट, तो स्टे देने में एक जरूरी कंडीशन ये है कि इरिपेरेबल लॉस होगा अगर ऑर्डर इंप्लीमेंट किया जाएगा। इरिपेरेबल लॉस तो नहीं होगा इस केस में। तो ये 2 चीजों पे आपकी क्या राय है? कुछ आता ही नहीं है कुछ मामलों में। अब सर रिट जुरिस्डिक्शन के मामले पे तो सर अब सारी कोर्टें इंटरटेन कर रही हैं, तो उस विषय पे गलत है ना। एज पर एक्ट तो सर ये सूचना आयोग का निर्णय अंतिम निर्णय है, लेकिन 226 में हाई कोर्ट के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं, वो उसको इंटरटेन कर रहे हैं। उनको नॉर्मल कोर्स में एज ए कोर्ट ऑफ अपील इंटरटेन नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है सर। नहीं सर, मेरा आपसे यही कहना है कि पेनल्टी के अगेंस्ट जब कोई जाता है तो इट इज एन अपील, इट इज नॉट अ रिट जुरिस्डिक्शन। रिट जुरिस्डिक्शन है ही नहीं हाई कोर्ट का। इसको चैलेंज करके देखिए आप सर। मुझे लग रहा है चलिए सर, इसमें क्योंकि ये अक्रॉस कंट्री ये सीन है, और मध्य प्रदेश में तो जब से मतलब हम लोगों ने काम संभाला और बहुत प्रोएक्टिवली उसमें पेनलाइज कर रहे हैं, तो ये हमने ट्रेंड जरूर देखा है कि काफी ज्यादा संख्या में ये, हालांकि उनका राइट है, मैं उससे मना नहीं करूंगा कि वो लोग नहीं जा सकते हैं हाई कोर्ट या हमारे ऑर्डर के खिलाफ जा सकते हैं, बट मेरा कहना है कि जिस तरह से स्टे मिल रहे हैं, तो अगर जो चीफ जस्टिस है उनको लिखा जाए, अलग से एक रिप्रेजेंटेशन भी आप लोग दें कि मतलब कोर्ट, मेरा कहना है कि स्टे जो देते हैं, अगर स्टे का प्राइमरी फेसी अगर रीजन दिखता है स्टे दिखने का, अगर आपका यहाँ स्पीकिंग ऑर्डर है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के कई स्पीकिंग ऑर्डर्स हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि कहीं से भी स्टे मिलने का सवाल नहीं है, लेकिन स्टिल अगर स्टे मिल रहा है तो एक रिप्रेजेंटेशन अगर दिया जाए चीफ जस्टिस को कि इसमें इस तरह के मामलों में अनमाइंडफुली एकदम से स्टे नहीं दे दिया जाए, और उसको देखा जाए प्राइमरी फेस से अगर वो फुलफिल कर रहा है, अगर उसमें कुछ गैप है तो दिया जाए। तो जी, 3 तरह से ये ऑर्डर्स गलत, 3 तरह से ये ऑर्डर्स इलीगल हैं। एक, स्टे उसी के कंडीशन में दिया जाना चाहिए स्टैट्यूटरी ऑर्डर के सामने जहां पे इरिपेरेबल लॉस हो। इसमें इरिपेरेबल लॉस तो नहीं है। अगर पेनल्टी भरी तो पेनल्टी वापस भी दे देगी सरकार, ये तो नहीं है कि भाग जाएगी सरकार। दूसरा, अपील अलाउड नहीं है और ये रिट जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है।
किसी कदर नहीं आता है। हरि विष्णु कामत और दूसरे एक सुप्रीम कोर्ट केसेस में कहा गया है कि रिट जुरिसडिक्शन क्या है, ये रिट जुरिसडिक्शन के बाहर है। तो मेरे ख्याल से जो आपकी बात है ये भी बहुत अच्छी है कि भाई हम लोग चिट्ठी लिखे चीफ जस्टिस को, मगर साथ में मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा नित्यानंद जी जैसे लॉयर्स को कि वो कोर्ट में खड़े रह के इसको चैलेंज करें कि ये आपका रिट जुरिसडिक्शन में नहीं आता है, कैसे रिट जुरिसडिक्शन में आता है ये प्लीज आप बताइए, आप आपके ऑर्डर में बताइए कि रिट जुरिसडिक्शन में कैसे आता है। दूसरा, आप स्टे देते हैं तो क्या इरिपेरेबल लॉस होना की संभावना है, ये दोनों चीज कोर्ट को पहले बतानी चाहिए, उसके बाद ही उसको हाथ लगा सकना चाहिए। मेरे हिसाब से ये कुछ हो सकता है जैसे लोगों को, इसलिए सेकंड अपील है सर। यहाँ तो मेरा मानना है कि कोर्ट को सिर्फ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही इंटरटेन करना चाहिए, फैक्ट पे नहीं करना चाहिए। कोर्ट ज्यादातर फैक्ट पे अपील से एडमिट कर रही है, ये रिट पिटीशन एडमिट कर रही है, जबकि उनको सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे एडमिट करना चाहिए। अगर कोई सब्सटेंशियल कोर्ट्स आर एक्टिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनली, और ये बात खड़े रह के कोर्ट्स को बताने की जरूरत है कोर्ट रूम के अंदर। नहीं सर, कई कोर्टों पे मैंने देखा है कि अभी एक मामला था, उस पे सर ने 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। मैं याचिकाकर्ता मैं उसके तरफ से था जिसने RTI आवेदन लगाया था, तो उस पे मैंने पॉइंट आउट किया कि साहब 5,000 का तो जुर्माना है और इसको स्टे कर देने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो कोर्ट ने उस पे उनसे कहा कि आप 5,000 जमा कर दीजिए, इट इज सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ पिटीशन। अगर आप पिटीशन जीत जाते हैं, अलाउ होती है, तो आपका पैसा लौट आएगा, और अगर आप हार जाते हैं तो आपका ऑलरेडी डिपॉजिट रहेगा। तो इस तरह का भी ऑर्डर कोर्ट ने किया है, अगर उनको पॉइंट आउट कर दिया जाए कि ये सारी चीजें हैं। मेरा जहां तक सर व्यू है उसको देख के कि सूचना आयोग के जो इम्पैनल्ड एडवोकेट है यहाँ पे, तो वो प्रोएक्टिवनेस के साथ जब उनको ब्रीफ जाती है, पहली एडमिशन स्टेज पे उनको सुनवाई का अवसर दिया जाता है, वो कोई अपना वो नहीं रखते, पक्ष नहीं रखते। इस कारण से ज्यादातर मामलों में स्टे मिल रहा है सर। मेजर कारण यही है नित्यानंद जी जो आपने बात कही है, सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि यदि सरकारी वकील सही तरीके से मामलों को रिप्रेजेंट करें। के वकील हैं इस समय, सूचना आयोग द्वारा इम्पैनल्ड वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, अच्छा। जो जिनको कॉपी जाती है, कॉपी सप्लाई होती है और वो पीयर होते हैं, लेकिन वो अपना पक्ष सिर्फ इतना कह के कि हम इंस्ट्रक्शन लेंगे, इसके अलावा वो कुछ नहीं बोलते, और इंस्ट्रक्शन लेने के चक्कर में स्टे हो जाता है। अगर उनको कॉपी मिल जाती है, चूंकि 2 दिन पहले 3 दिन पहले कॉपी मिली होती है, अगर वो उसी कॉपी को मेल करके उस संबंध में छोटी सी रिप्लाई होती है बुला ले और उसी समय पॉइंट आउट कर दे, तो इतना बड़ा इशू नहीं है कि वो नोटिस जाए, रिप्लाई जाए, वहीं पे डिसाइड हो जाएगा। जी, ये हम सबको मालूम है कि सरकारी वकील किस तरह के होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। नहीं सर, ये सरकारी नहीं, इस समय सूचना आयोग की तरफ से जो एडवोकेट के पॉइंट है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो आपने उनका पैटर्न देखा हुआ है, और मैं उस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मेरा कहना है कि जो जज है, जज साहब के सामने तो दोनों चीजें रखी हुई हैं, ऑर्डर भी रखा हुआ है सूचना आयोग का, और मेरे सामने तो ऐसे कई मामले में आपको बता सकता हूँ कि स्पीकिंग ऑर्डर है जहाँ दिख रहा है कि स्टे नहीं मिल सकता है। अगर उसको कोई पढ़ ले ऑर्डर को तो स्टे नहीं मिलना चाहिए, उसमें भी वो सीधे वो स्टे दे देते, क्योंकि एक मैं कह रहा हूँ एक ट्रेंड बन गया है, एक पैटर्न बन गया है उसका एक व्यू कोर्ट में, पैटर्न बन गया है। बड़ा नेगेटिव, पता नहीं क्यों जजेस का व्यू जो है वो RTI एक्ट के अगेंस्ट है, इस कानून के अगेंस्ट है, वो सुनते ही भड़क जाते हैं। ये भी मैंने कई मामलों में देखा है। वो तो मुझे लगता है कि अब शायद कुछ नींद खुले जब उनको मालूम पड़ रहा होगा कि ये दवाई की जानकारी, इंजेक्शन की जानकारी, अस्पताल में जो ऑक्सीजन मिल रहा था नहीं मिल रहा था उसकी जानकारी क्यों नहीं मिल पाई, और जब उनके रिश्तेदार मरते हैं तब उनको शायद अब थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ ये जानकारी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ट्रांसपेरेंसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और पब्लिक स्फीयर में हर चीज में ट्रांसपेरेंसी क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो जज साहब को अब ये समझना चाहिए, छोटी मोटी और ये सब चीजें, ब्लैकमेलिंग की बात तो भूल जाना चाहिए अगर उनको लगता है कि ब्लैकमेलिंग होती है और ये सब होती है। मेरा कहना है कि उसका अच्छा पक्ष हमेशा देखना चाहिए, और वही अच्छा पक्ष अभी हम लोग मिस कर रहे हैं। अभी जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी को हम लोग देख रहे हैं, मानवी त्रसादी हम लोग देख रहे हैं, वो उसमें सबसे बड़ा पहलू यही है ना कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है गवर्नमेंट के काम में। सर सहमत हूँ सर मैं आपसे। राहुल सर एक चीज और पूछनी थी। ट्रांसपेरेंसी नहीं है और इसीलिए ब्लैकमेलिंग हो रही है। हमें तो लगता है कि जैसे
ये ब्लैकमेलिंग वाले जो इशू आते हैं, ठीक है, उनको भी डील किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि धारा 4 का सही तरीके से उपयोग आज तक किया जाता। सबसे मेजर पॉइंट ये धारा 4 का इम्प्लीमेंटेशन, सेक्शन 4 का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से किया जाता, तो आज ब्लैकमेलिंग जैसा शब्द आरटीआई में होता ही नहीं। क्योंकि मोर देन 95% जानकारी पब्लिक एक्सेस पे होती, पब्लिक डोमेन पे होती, और सिर्फ 2-4% जानकारी के लिए कोई ब्लैकमेलिंग करता तो आप उसको फांसी की सजा दे देते, ठीक है। लेकिन ब्लैकमेलिंग के नाम पर आप इतना बड़ा जो धांधली चल रही है, ये रेमडेसिविर वगैरह का जो ये आपने देखा है कि किस तरह से इसमें इतनी मतलब कितना ट्रांसपेरेंसी का अभाव था, कितना ज्यादा यहाँ पे वो हुआ, और ये मेडिकल फील्ड में हम लोगों ने चर्चा ही की हुई है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें जिस तरह से श्री राहुल सिंह जी ने कहा है कि इसमें बेसिकली इनकी आंख खुल जानी चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि चूंकि यहाँ का नेचर ऐसा है, यहाँ ज्यादा आंख वाँख खुलती नहीं है, लोग थोड़े समय के लिए हो हल्ला होता है, इसके बाद सब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। तो हमें लगता है कि कोरोना जाने के बाद भी, साल 2 साल के बाद ही ये पुराने वही ट्रैक पे लौट आएंगे। क्योंकि मुझे बहुत संदेह है यहाँ के सिस्टम को, इसमें सिस्टम में इनकी सोच जो है, इसमें कैसे बदलाव होगा, एक मेजर प्रॉब्लम है, और इसके लिए शायद कुछ अलग ही करना पड़ेगा। यहाँ पर एक्चुअली 6-3 की चर्चा हो रही थी कि मतलब ये जो आरटीआई, पीआईओ जो है, वो कितने ऐसे मामलों को मतलब ये जो जवाब दे देते हैं घुमा फिरा करके, कहते हैं जानकारी नहीं है। हमारे बीच में सभी सूचना आयुक्त पूर्व और वर्तमान जुड़े हुए हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आप लोगों के समक्ष जो भी मामले जाते हैं द्वितीय अपील के निराकरण के लिए, द्वितीय अपील की जो सुनवाइयां आपके समक्ष होती हैं और हो रही थी, जो पूर्व सूचना आयुक्त हैं, तो कितना आपको लगता है कि इनका प्रतिशत कितना रहता है? क्योंकि मुझे, मेरा अनुभव तो ये कहता है कि मुझे लगता है कि मोर देन 90% से ज्यादा तो मामले ऐसे रहते हैं जिनमें कोई जवाब ही नहीं देते पीआईओ, अथवा बिल्कुल गलत जवाब दे देते हैं, अंतरण मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता, इस तरह से ज्यादातर रहता है। तो आप लोगों के समक्ष इसका रेशियो कैसा रहता है कि मतलब जानकारी मिलने के बाद असंतुष्टि के नाम पर आवेदक जाता है आपके पास, या पीआईओ ने कोई जानकारी ही नहीं दी, अथवा बिल्कुल ही गलत मतलब इस तरह से जवाब दे दिया है? तो श्री शैलेश गांधी सर से मैं इसमें शुरुआत चाहूंगा। मेरे पहले साल में ऐसे कई केस थे, जब मैं कमिश्नर बना तो मेरे को कुछ डिपार्टमेंट्स दिए गए जहां पे जानकारी नहीं भेजी थी, जवाब ही नहीं भेजा था। मगर फिर उसके बाद ये चेंज हो गया, क्योंकि लोगों को समझ में आना शुरू हो गया। 2 चीजें, एक तो पेनल्टी लगने की संभावना थी, हर एक को मैं पेनलाइज करता था ये भी नहीं कहूंगा, मगर पेनल्टी लगने की संभावना काफी ज्यादा थी। दूसरा उतना ही महत्व का था कि सेकंड अपील लगने के 2 या 3 महीने में पीआईओ को मेरे सामने खड़ा रहना पड़ता था। तो अगर उसने जवाब नहीं दिया तो उसे पता था कि 4-5 महीने के अंदर कमिश्नर के सामने खड़ा रहना पड़ेगा, पेनल्टी लग सकती है। पेनल्टी नहीं लगेगी तो एटलीस्ट वर्बल लैशिंग जिसको कहते हैं, जबानी तौर पे चाबुक मारना, ये तो बहुत होगा। मतलब शर्म आए, ऐसे लोगों को लगता था कि भाई शर्म आनी चाहिए। तो उस वजह से सेकेंड ईयर के बाद ऐसे रेशियो बहुत कम हो गए थे, होते थे बट बहुत कम होते थे। और इंसिडेंटली एक चीज मैं सबको शेयर करना चाहूंगा, जस्टिस मारनपल्ले का एक ऑर्डर मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर चैट बॉक्स में डाला है। उसमें जस्टिस मारनपल्ले बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि ये मैटर रिट में नहीं आता है आरटीआई का। तो ये नित्यानंद जी और दूसरे साथी कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं टू टेल द कोर्ट कि देखो बॉम्बे हाई कोर्ट का भी एक ऑर्डर भी है ऐसा, कि हमारे यहाँ ये है कि हम बोले तो कुछ नहीं, कोर्ट बोले तो भगवान भगवान है। सर उसको ऑर्डर को आप शेयर कर लीजिएगा, हमें भी भेज दीजिए ग्रुप में भी, तो हम इसको नित्यानंद जी भी ग्रुप से उठा लेंगे, हम उनको भेज देंगे। और वो महत्वपूर्ण ऑर्डर रहेगा हमारे ख्याल से। इसमें कुछ लैंड, जी जी, लैंडमार्क डिसीजन इसमें हो सकते हैं। इसी विषय पर मैं आत्मदीप सर को यहाँ पर इनवाइट करूंगा कि उनके कार्यकाल में जो मामले आते थे वो ज्यादातर जवाब बिल्कुल ना देने के या गलत जवाब देने के आवेदन वापस करने के आते थे, अथवा ऐसे आते थे कि जानकारी मिली है लेकिन आवेदक संतुष्ट नहीं है, या 81J के मामले हैं, मतलब धारा सेक्शन 8 और 9 के मामले का प्रतिशत, और या इसका कि उनको बिल्कुल जानकारी मिली ही नहीं है ज्यादातर, क्योंकि हम तो ज्यादातर ये देख रहे हैं कि जानकारी मिलती ही नहीं है। आत्मदीप सर।
सर एक क्वेश्चन था। सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सर, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। आपने अभी तक क्या बोला हम लोग नहीं सुन पाए। हमारे 5 साल